हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाला है क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की स्टडी की जाती है ब्रांच वाइज। ठीक है, जैसे 11th क्लास 11th में आपने स्टडी किया है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच थी जिसमें आपने सिर्फ स्टडी किया है पार्टिकल के मास के बारे में। ठीक है, सिर्फ पार्टिकल के मास से रिलेटेड आपने चीज़ें इसमें देखी है, जैसे मास का वेलोसिटी, मास की स्पीड, मास का एक्सेलरेशन, सब चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे इस पर काइनेमेटिक्स था, एनएलएम है, ग्रेविटेशन वगैरह जो चैप्टर है वो सब किस पे डिपेंड है, तुम्हारे सब मास पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स जो ब्रांच आती है फिजिक्स की, उसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं, मास की। ठीक है, उसके अलावा थर्मोडाइनमिक्स था। थर्मोडाइनमिक्स में सिर्फ आपने स्टडी की हीट के बारे में, किसके बारे में, हीट के बारे में स्टडी की। ठीक है, मतलब कंप्लीट जितनी भी ब्रांच है, सब ब्रांच का एक न एक फिक्स आर्टिकल होता है, फिक्स चीज होती है, उसी चीज के अराउंड पूरी वो ब्रांच चलाई जाती है। ठीक है, तो जैसे मैकेनिक्स की मास है और थर्मोडायनेमिक्स की हीट है। ठीक है, वैसे ही आज हम क्लास 12 में स्टार्ट करने वाले हैं एक नई ब्रांच जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रो जो मीन है, इलेक्ट्रो मीन होता है चार्ज। क्या होता है बच्चों, चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हम पढ़ेंगे ब्रांच, ये पूरी ब्रांच किस पे डिपेंड करती है बेटा, चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, चार्ज की यहाँ पे दो पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। एक पोजीशन में रहेगा चार्ज तुम्हारा रेस्ट में, दूसरा रहेगा चार्ज मोशन में। ठीक है, तो जब जब चार्ज रेस्ट में होता है बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज मोशन में होगा तब उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रो डायनामिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डायनामिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मेन जो हीरो है वो कौन है, चार्ज। ठीक है, और चार्ज की दो स्टेट्स अपन देखेंगे, जब चार्ज होगा रेस्ट में और चार्ज होगा मोशन में। तो चार्ज जब रेस्ट में है, ठीक है, तो वो उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज आपका मोशन रहेगा, ठीक है, तो उसमें जब अपन स्टडी करेंगे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज दोनों में, ठीक है, और स्टैटिक मतलब होता है बच्चों रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, और डायनामिक मतलब होता है बच्चों मोशन। क्या होता है, मोशन। तो यहाँ से अपने को डेफिनेशन पता लगे भाई चार्ज, ठीक है, जब आपका रहेगा रेस्ट में तो उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज आपका रहेगा मोशन में तो उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, क्लियर। चलो आज अब यहीं से अपन आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सेकंड। ठीक है, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रो मीन्स मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, चार्ज। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट पोजिशन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, क्लियर बच्चों। ठीक है, अब ओवरऑल जो भी चीजें इस पूरी ब्रांच में अपन देखेंगे वो अराउंड घूमेगी चार्ज। किसके अराउंड रहेगी बच्चों, चार्ज के अराउंड। ठीक है, चार्ज के अराउंड कैसे, जब अब कंप्लीट देखना आपका सिलेबस क्लास 12 का कितने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, जब चार्ज बच्चों होता है रेस्ट पर, किस पे होता है, रेस्ट पर। रेस्ट मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, चार्ज रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो। तो जब वेलोसिटी अगर जीरो है तो उस टाइम पर जो चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि क्यों चार्ज जब रेस्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बच्चों इसका कोई आंसर नहीं है, किसी के पास आंसर नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है, ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर। जब चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो क्या ही प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर है। जैसे मास की अगर मैं बात करूं,
ठीक है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। मास कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी मास है, इसको आप ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो ग्रेविटी उसको अपने आप नीचे खींच लेती है, क्योंकि ग्रेविटी का फील्ड बना हुआ वहाँ पे। तो मास ने कौन सा फील्ड प्रोड्यूस किया? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अर्थ एक मास है और वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रही है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो इसका किसी के पास भी आंसर नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है। इसी टाइप से चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे अपना अगर लॉ ऑफ नेचर की बात करूँ, जैसे अपना जो हार्ट है, ठीक है, वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। अब 72 ही क्यों बीट करता है? 70 क्यों नहीं करता, ठीक है, 80 क्यों नहीं करता? लॉ ऑफ नेचर है, वो करता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास बेटा क्या है, इसका आंसर क्या है कि लॉ ऑफ नेचर। और नेचर क्या है कि चार्ज जब रेस्ट पोजीशन में रहेगा तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ठीक है। जब चार्ज रहेगा बेटा मोशन में, किस में रहेगा? मोशन में। अब मोशन की अगर बात करूं, जब चार्ज रहेगा तुम्हारे पास मोशन में, अब मोशन दो टाइप से हो सकती है, एक तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर उसकी वेलोसिटी वेरिएबल रहे, ठीक है। तो जब वेलोसिटी होती है चार्ज की कांस्टेंट, क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज मोशन में रहेगा, ठीक है। चार्ज जब मोशन में होता है तो चार्ज के मोशन से करंट फ्लो होता है बच्चों। क्या फ्लो होता है? करंट। और जब भी किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जब वायर में करंट फ्लो होता है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो जब चार्ज मोशन करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो कौन सा फील्ड भी प्रोड्यूस करता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। उसके बाद जब चार्ज आपके पास होता है बेटा वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करता है। कौन सी वेलोसिटी से? जब चार्ज मोशन ही करेगा आपके पास, ठीक है, और उस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब चार्ज रहेगा एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है बच्चों, ठीक है, तो वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको बच्चों? जब चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जब चार्ज मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और चार्ज जब मोशन में है, ठीक है, मोशन दो टाइप की मोशन हो सकती है। जब चार्ज एक तो वेरिएबल वेलोसिटी से हो, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, ठीक है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस EMW, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है। अब आपके चैप्टर देखिए किस हिसाब से बड़े ही तरीके से चैप्टर्स बनाए हुए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। देखिए बच्चों, जब चार्ज रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी क्या है? 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इस बेस पर आपके दो चैप्टर स्टार्टिंग फर्स्ट वाला, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा कैपेसिटेंस वाले कंप्लीट चैप्टर इस पर बेस है, ठीक है। और जब चार्ज आएगा बेटा मोशन में, किस में आएगा? मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज जब मोशन में आया, ठीक है, तो चार्ज के मोशन से जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसे अपन बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्ड चैप्टर आपका आ जाएगा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब भी वायर में करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बच्चों वो कौन सा आएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से EMI प्रोड्यूस होता है और EMI से AC प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट एक सीरीज में तुम्हारे पास चैप्टर बने हुए हैं, इसी पे बेस पे अपने को स्टडी करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी फर्स्ट बुक जो कंप्लीट हो जाएगी 12th क्लास की, तो उस पूरी फर्स्ट बुक में आपको जो पढ़ना है, स्टडी करना है, वो पढ़ना है सिर्फ चार्ज के बारे में। भाई चार्ज कैसे, कब, कहाँ, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, EMW, AC, ठीक है, तो सबको प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। क्लियर बच्चों? चलो
तो देखिए पढ़ते हैं, ठीक है। अब चार्ज की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने चार्ज के बारे में क्या बताया, चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व, ठीक है। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की बच्चों प्रॉपर्टी हो गई चार्ज, जिसकी वजह से अपन क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो मटेरियल इसमें आया, मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, कोई भी अपने पास बेटा मैटर है, मैटर सब जानते हैं, क्लास 9th में छोटी क्लासों में आप पढ़ते आए हैं, जिसके पास अपना मास होता है और जिसके पास अपना वॉल्यूम होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मैटर, ठीक है। तो हर मैटर के पास जैसे मास होता है, ठीक है, एसोसिएटेड मैटर की एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, मास, ठीक है। जैसे हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक खुद का मास होता है, ठीक है, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक खुद का चार्ज होता है। क्या बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे हर ऑब्जेक्ट के पास इस नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी बने हुए हैं, सब ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का मास है, ठीक है। अगर उसके पास मास है तो डेफिनेटली हर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज भी है, ठीक है। उसे प्रोड्यूस करने के जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं वो अपन आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मेरे हाथ में पेन है, इस पेन में भी क्या है, मास है, ठीक है। जैसे फोन है, ये टेबल है, ठीक है, तो सब में क्या होता है बेटा, मास, तो सब में क्या होगा, डेफिनेटली चार्ज होगा, ठीक है। अभी इसमें भी चार्ज है, बस दिक्कत ये है अभी ये न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल। अब इसको न्यूट्रल से चार्ज बॉडी अपन कैसे बनाएंगे उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। आइए, तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच, ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑब्जर्व, ठीक है। मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऑब्जर्व करेंगे, जिस प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज बोलते हैं, हर मटेरियल के पास मिलती है, इसीलिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोला गया। क्लियर, चलो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। आगे अपन बात करें बेटा, तो मैंने यही पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। व्हेन चार्ज एट रेस्ट, अभी बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मोशन में होगा तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, और एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों प्रोड्यूस करता है। क्लियर है बच्चों, आई नहीं बात समझ में, चलो आगे देखिए। अब आता है बेटा कोज ऑफ चार्जिंग। अब चार्ज अपन ने बहुत सारा कर लिया सर, आपने बता दिया चार्ज ये होता है, चार्ज वो होता है, ये प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कब, अब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कोज ऑफ चार्ज, ठीक है, कॉज ऑफ चार्ज, भाई चार्ज को कैसे अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कॉज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का कोई, जैसे कोई भी मैं बताऊं, कोई भी एक मटेरियल आपके पास है, ठीक है, उस मटेरियल को आपको चार्ज करना है, क्या करना है बच्चों, चार्ज करना है। जैसे क्लास माइनर क्लासेस में आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे मैं एक भी कोई भी मटेरियल, जैसे मैं मान लो सोडियम लेता हूँ, ठीक है, सोडियम के पास जैसे आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सोडियम के पास होते हैं वो होते हैं 11, ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो सोडियम के पास होते हैं वो भी कितने होते हैं बच्चों, 11, ठीक है। तो जैसे एक मैंने ये एक एटम बनाया, सोडियम का एटम, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर अपन इसके लिए, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 11। तो अभी जब अगर मैं इसका नेट चार्ज निकालूं बच्चों, तो इसका जो नेट चार्ज आएगा वो क्या आएगा, 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन, ठीक है। नेट चार्ज क्या आएगा इसका, 0, क्या आएगा बच्चों, 0। तो सोडियम पे जो नेट चार्ज हुआ वो कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। मतलब अभी सोडियम न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे इसी की बात करो, जैसे मान लो इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे, n नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर, प्रोटॉन का नंबर बराबर। जो साइन है, जो नेचर है इनका ऑपोजिट है, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो माइनस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो 11 पॉजिटिव से 11 नेगेटिव कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, 0। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉडी के पास प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और दोनों के साइन अपोजिट हैं, इसलिए वो इस कंडीशन में क्या होंगे, न्यूट्रल। क्या होंगे बच्चों, न्यूट्रल, अगर कुछ भी चेंज नहीं किया तो, ठीक है। उसके बाद जब अगर मैं दूसरी बात अगर आपसे करूं, दूसरे केस में अगर अपन देखें कि जैसे यही तुम्हारे पास सोडियम वापस बना दिया, ठीक है, इसके पास इसमें अब
प्रोटॉन है 11, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 11, ठीक है। अब इसमें से, ठीक है, अब देखो प्रोटॉन तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, वेरी न्यूक्लियर फोर्स उसमें लगा होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो उसे तो अपन रिमूव कर नहीं सकते, ठीक है। रिमूव अपन किसे करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को। तो अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे बच्चों, वो बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बचेंगे, 10। पहले थे 11, एक को रिमूव कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन का नंबर में कुछ भी चेंज नहीं है, तो प्रोटॉन नंबर तो एग्जिट रहेगा सेम, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ से नेट चार्ज निकालेंगे तो नेट चार्ज आएगा 1, और 1 कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर अपने पास क्या है, बड़ा, ठीक है। तो जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, तो चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। और कितना आया, जितने इलेक्ट्रॉन को तुमने ट्रांसफर किया, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, ठीक है, तो चार्ज क्या आया, 1 + 1, ठीक है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल दे तो चार्ज कितना आ जाता, +2 आ जाता, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन में ऐड करूं, ठीक है, वैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता नहीं है, पर अगर मान लेते हैं सपोज कि एक एटम अपन ने बना दिया, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन थे 11, ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हो गए, जब एक ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास कितने, प्रोटॉन भी यही है सेम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और 11 प्रोटॉन अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन जो है जो थे वही रहेंगे, ठीक है। अब अगर बेटा इसका नेट चार्ज निकालो तो नेट चार्ज आएगा -1, ठीक है, क्योंकि अब नेगेटिव वाले जो वैल्यू थी वो नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज, ठीक है। तो अपन ने देखा बेटा चार्ज कैसे बनता है, अपने न्यूट्रल बॉडी से, ठीक है, 2 टाइप के चार्ज को प्रोड्यूस कर दिया। पहला कौन सा प्रोड्यूस किया, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा प्रोड्यूस किया, नेगेटिव, ठीक है। जैसे यही एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब न्यूट्रल बॉडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब इसमें से मैं अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर दूं धीरे धीरे, ठीक है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक, तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो जब पॉजिटिव नंबर इसमें ज्यादा बचेंगे तो इसमें चार्ज कैसा जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। जितनी भी नेगेटिविटी सबको बाहर निकाल दोगे तो आप क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। तो नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में बाहर निकाल रहा हूं अगर, तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और कितना होगा, जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में बाहर निकाल रहा हूं, अगर 1 निकाला है तो +1, 2 निकाले तो +2, 3 निकाले तो +3, n निकाले तो +n, क्लियर, ठीक है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 था, ठीक है, n था, अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो n+1 हो गया, ठीक है। और जब बॉडी के पास जब देखा, ठीक है, अब प्रोटॉन का नंबर तो रिमेन सेम रहेगा, प्रोटॉन को अपन रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। तो जब भी बॉडी, अब देखो क्या यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी, कॉज ऑफ चार्जिंग का क्या लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन एक एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन एक एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, क्लियर बच्चों, ठीक है। आइए देखिए डेफिनेशन देखते हैं कॉजिंग ऑफ चार्ज की। कॉजिंग ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें टू चार्ज अ बॉडी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल क्या है बच्चों, आप तुमसे पूछे भाई कौन सा चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो रेस्पॉन्सिबल 2 पार्टिकल आपके पास रेस्पॉन्सिबल है, एक तो प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है बच्चों, आप बोलोगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है चार्ज को करने के लिए, एक मिनट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है बच्चों ओनली, बस, ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल पॉसिबल है, बस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। मैं रेस्पॉन्सिबल अगर आपसे बोल रहे हैं कि कितने पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है चार्ज एक्वायर्ड करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो 2, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। पर अगर ट्रांसफर के वे में पूछेगा कौन सा चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर रेस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से किसी बॉडी पर क्या आता है बच्चों, चार्ज, ठीक है। कब कैसा आता है, ठीक है, देखो अब देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे किसी भी बॉडी से, ठीक है, तो अक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो कैसा चार्ज आ रहा है बेटा, बॉडी पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द बॉडी, ठीक है, ट्रांसफर टू द बॉडी मतलब बॉडी को अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो अक्वायर करती है वो नेगेटिव चार्ज। ये वही डायग्राम जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो चार्ज कैसा आएगा, 0, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कम है, तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव,
ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। लाइन है भाषण में। तो कंक्लूजन से भी यही है अपने पास कि अगर बॉडी से चार्ज निकला, इलेक्ट्रॉन निकले तो बॉडी पॉजिटिव, बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो बॉडी नेगेटिव, खत्म। ठीक है। अब देखो मास में डिफरेंस आता है। मास वाला क्या है बेटा, सो व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट मास इज स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज बॉडी। ठीक है। जब भी बॉडी को अपन चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उसमें मास में थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, स्लाइट मतलब बहुत कम, जैसे किसी बॉडी इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे कितना ही उसमें से डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो देखो, तो किसी भी बॉडी को जब भी अपन पार्टिकल निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें मास में चेंज होता है। ठीक है। जैसे तीन बॉडी मैंने यहाँ पे ली थी, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी है बेटा जिसमें, अब देखो न्यूट्रल बॉडी का मास अपन ने मान लिया m1, इसका m2 और इसका m3। ठीक है। न्यूट्रल बॉडी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो कोई भी अभी पार्टिकल अपन ने ना निकाला है ना ऐड किया है, तो मास ना बढ़ेगा ना कम होगा, एज इट रहेगा जितना बॉडी का था। ठीक है। उसके बाद चार्ज बॉडी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पॉजिटिवली चार्ज मतलब इसमें से अपन ने चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकाला है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर पार्टिकल्स को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें चार्ज कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पार्टिकल को बाहर निकाल दिया तो मास क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। और नेगेटिव में अपन पार्टिकल्स में ऐड करते हैं, पार्टिकल ऐड करते हैं बॉडी में। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर पार्टिकल ज्यादा हो गए, पार्टिकल तुमने और ज्यादा पार्टिकल ऐड कर दिए जितने पहले से थे, तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मास होता है बेटा वो होता है नेगेटिव पार्टिकल का। किसका होता है, नेगेटिव का, नेगेटिव बॉडी का। ठीक है। उससे कम किसका होता है बेटा, न्यूट्रल का। और सबसे कम किसका होता है, पॉजिटिव का। क्योंकि पॉजिटिव का मास कम क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल कब बना है, जब पॉजिटिव चार्ज कब आया बॉडी पर, जब सारे चार्ज पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया गया है। तो जब चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके साथ उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो मास स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। चार्ज का नेचर कैसा है, क्लियर, ओके। अब आगे देखिए बच्चों, यूनिट्स ऑफ चार्जेस। ठीक है। अब देखिए एसआई यूनिट की अगर बात करें चार्ज की, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलम। ठीक है। और एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड कहाँ से आया, ठीक है, एम्पियर सेकंड आया मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट इजिकल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से अगर चार्ज निकालूंगा तो वो बन जाएगा करंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है। और करंट की जो यूनिट है वो होती है एम्पियर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये क्या बन गया, एम्पियर सेकंड। ये हो गया एसआई यूनिट। ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट के लिए बच्चों यहाँ से दो टाइप से आप सीजीएस यूनिट को निकाल सकते हैं। ठीक है। पहला कौन सा, जब चार्ज आपका रहेगा किसमें बच्चों, रेस्ट में। ठीक है। दूसरा कौन सा, जब चार्ज किसमें आ जाएगा बच्चों, मोशन में। ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, तो उस यूनिट को अपन बोलते हैं ईएसयू। क्या बोलते हैं बच्चों, ईएसयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएसयू। ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों अपन को स्टेट कूलम। क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम। जब चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, तो उसकी सीजीएस यूनिट अगर अपने को निकालनी है तो उस सीजीएस यूनिट को अपन बोलते हैं बच्चों क्या, ईएसयू। ईएसयू मतलब स्टेट कूलम। ठीक है। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और जब मोशन में है, ठीक है, तो मोशन में तो बच्चों क्या कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे, ईएमयू। ठीक है। तो चार्ज जब मोशन में होगा तो उसकी सीजीएस यूनिट क्या बन गई, ईएमयू। ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। इसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट कूलम, एबीसी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलम। क्लियर। चलो अब देखो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। कन्वर्जन अगर कभी कभी आ जाए, ठीक है, तो 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, 3 × 10⁹। ठीक है। और 1 कूलम में कितने एब्सोल्यूट कूलम होते हैं, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होते हैं 1 उसमें। क्लियर। चलिए डायमेंशन जब अगर चार्ज की निकालेंगे तो A1 T1 आ जाती है बच्चों। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज के बारे में बहुत ही अच्छी चीज अपन ने पढ़ ली। ठीक है। अब चार्ज के बारे में आता है चार्ज की प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अपन चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है।